नमस्कार विद्यार्थी और पालकगण, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पुलित एकेडमी में। इस समय हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जलगांव के होनहार विद्यार्थी काशीनाथ पनोट पब्लिक स्कूल, जहाँ से उनकी परवरिश हुई, जहाँ से संस्कार प्राप्त हुए, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी कहानी मुझे तो भी लगता है कि आने वाले लंबे समय तक लोग प्रेरणादायी कहानी के रूप में जानी जाएगी। खास बात पता क्या है? खास बात इस विद्यार्थी की ये है कि जितना आज उनका गुणगान जलगांव में हो रहा है 701 मार्क्स लाने के कारण, 701 नंबर लाने के कारण, उतना ही विनम्र स्वभाव, ज्ञान का अहंकार लगभग शून्य। मनुष्य का सबसे बड़ा प्राप्त धन जो होता है वो ये नहीं होता कि उसने क्या प्राप्त किया है, प्राप्त करने के बाद वो कितना विनम्र रहा है। ये भावना बताती है कि मनुष्य कैसा है। तो स्वागत करता हूं आदित्य का मैं 701 नंबर के साथ में ऑल इंडिया रैंक 1508 1508 रैंक आपने होल्ड की है। आपको केमिस्ट्री में 1 आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, 180 आउट ऑफ 180। बायोलॉजी में 350 मार्क्स मिले हैं। साथ ही साथ आपको फिजिक्स में 171 मार्क्स मिले हैं। ये पॉडकास्ट या ये कम्युनिकेशन जलगांव के विद्यार्थियों के साथ साथ जलगांव डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थी, साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो माता पिता के साथ रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उसका कारण यह है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि हम जिस भी होम टाउन में पढ़ रहे हैं वहां पर हमारी पढ़ाई ठीक नहीं हो सकती, या हमें बहुत जबरदस्त गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इस मिथ को तोड़ते हुए आदित्य ने ये साबित कर दिया कि जलगांव में ही रहकर, माता पिता के साथ रहकर, घर में रहकर, उनके हाथ का खाना खाकर, शाम को माता पिता से संवाद कर कर भी ये परिणाम हासिल हो सकते हैं। तो स्वागत है आदित्य आपका। और मैं प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले आदित्य से ये कहना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि 70 मार्क्स 1 लाकर कैसा महसूस कर रहे हैं आदित्य समय? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सच्ची में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स लाए और मेहनत का भी फल मिला है, और घर वाले तो और खुश है, उससे बहुत खुशी मिल रही है हमें। एक और दूसरा प्रश्न जो लोगों के मन में, दिमाग में होता है, वो एक कम्युनिकेशन या मन में एक भ्रांति होती है। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो ये कहानी कहां तक सच है? आपके पिताजी डॉक्टर हैं क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं। हमारे घर में इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर नहीं, मैं फर्स्ट डॉक्टर बनूंगा अभी मेरे घर में। मतलब जो बच्चे देख रहे हैं आप प्लीज देखिए और सुनिए इस बात को कि जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर फैमिली से हो, डॉक्टर परिवार से हो, या हमारे परिवार में भी कोई डॉक्टर हो। हम खुद भी एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कि हम हमारी फैमिली के फर्स्ट डॉक्टर। आदित्य, मेरा पहला प्रश्न आपसे है जो मैं पूछना चाहूंगा, जब आप 10th पास हुए तब आपने किस सोच के कारण इस फील्ड को चुना? मुझे अच्छा लगता था कि डॉक्टरों की लाइफ कैसी है, मुझे अच्छा लगता था कि रोज़ नए चैलेंजेस मिलते हैं। और बायोलॉजी में तो मेरा 10th से ही इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। मुझे इंजीनियरिंग फील्ड और दूसरे फील्ड में कहीं जाना ही था। अगर मैं इंजीनियरिंग भी लेता तो मैं बायोटेक इंजीनियरिंग करता, लेकिन मुझे डॉक्टरों की लाइफ अच्छी लगती थी। हम हमारे मर्जी के मालिक होते, किसी के बॉस के नीचे नहीं काम करते हम, इसलिए मुझे पहले से डॉक्टर अच्छा लगता था, इसलिए मैंने प्रोफेशन चुना। मेरा दूसरा प्रश्न आदित्य के साथ में, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेरेंट के मन में आता है, जहां आपको ऑल इंडिया लेवल पे बातें सुनने को मिलती है कि बच्चों को अगर ऑल इंडिया की अच्छी रैंक लाना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है, तो आईआईटी फाउंडेशन की क्लासेस 8, 9, 10 से प्रिपरेशन, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही में भी 9, 10 की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा 2 साल तैयारी करे तब भी मार्क्स लाया जा सकता है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम फाउंडेशन लगाए। जिस बच्चे में अगर डिज़ायर होगा, पूरी उसकी एम होगी कि उसको चाहिए ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो वो कर सकता है। 2 साल में सब कुछ हासिल हो सकता है, आउट ऑफ आउट भी मार्क्स आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको करना है, नहीं है मुझे नहीं आता, करना है तो कर सकता है, लेकिन वो ही बात है कि ज़रूरी नहीं है 2 साल का। ऐसा नहीं कि लगाना ही पड़ेगा, फाउंडेशन हो जाता है 2 साल में। अगर हम सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते, कुछ नहीं करते, तो बराबर होता है। निश्चित रूप से धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। महात्मा बुद्ध का एक वाक्य है, आप सभी लोग भी बस बात को जानते हैं कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि हम अपने आप को जीते, स्वयं को जीते।
क्योंकि जब हम स्वयं को जीतते हैं तो जीत वास्तव में अपनी होती है, और उस जीत से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। 2 साल की इस तैयारी के समय में अपने मन को किस तरह से आपने लक्ष्य पर एकाग्र रखा, ये मेरा एक आपसे प्रश्न। लक्ष्य पर एकाग्र कर रखने के लिए हमारे अंदर से ही आना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ तो भी अचीव करना है, हमारे खुद के ऊपर अचीव करना है। ऐसा नहीं कि पापा ने लेके दिया, कुछ लेके दिया, नहीं। हमें चाहिए कि मेरे खुद के दम पे मैंने कॉलेज लिया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में नंबर लगा और दूसरों से अच्छा सब, इसलिए। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे लगभग आप प्रतिदिन? प्रतिदिन मेरा 10 घंटे तो भी पढ़ाई रहता था। अच्छा, और क्लास के साथ 10 घंटे या दोनों मिलाकर कितना घंटा पढ़ाई होता था? नहीं, क्लास अलग और पढ़ाई अलग, 10 घंटे पढ़ाई अलग रोज। मीनिंग ये हुआ कि आपको लगभग 15 घंटे के आसपास पढ़ाई करते? जी 15 आवर्स के आसपास। जी। अच्छा, 15 आवर्स के आसपास पढ़ाई करते वक्त आपको ऐसा बोरियत फील नहीं हुई कि कुछ ऐसा एंजॉयमेंट वाला काम किया जाए, घूमने जाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो मन को पसंद हो, मोबाइल देखा जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे ऐसा लगता हो गाने सुने जाए, या फिर आप कहीं खेलने जाए या मंदिर जाए? क्या किया आपने इस 2 साल में? होती तो थी, बोरियत होती भी थी, अगर कभी कर भी लो, कुछ अलग डिस्ट्रैक्शन भी कर भी लो, लेकिन फिर बाद में टेस्ट में मार्क्स रिफ्लेक्ट होते थे, तो फिर बाद में हमें हमारा गोल याद आता है कि नहीं, हमने ये किया तो हमारा ये प्रॉब्लम होगा, कि वापस फिर मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, करनी है पढ़ाई हमें। तो वैसे कर करके और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगने जाता है और तेज़ी से पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद। क्या 2 साल तक आपने लगातार 15 घंटे पढ़ाई की, या बीच में ऐसा फेज भी आया कि जब आपकी पढ़ाई कम हुई, कभी ज़्यादा हुई? किस तरह से रहा आपका फेज? फेज तो आते गए, बहुत आते गए। कभी कभी लगता था हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और होगा कि नहीं हमारा सिलेक्शन, क्योंकि हमारे वक्त भी नीट की एग्ज़ाम हो रही थी, कोई के बच्चों के बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, बच्चे ड्रॉप ले रहे थे, बहुत डिप्रेशन भी आता था कि नहीं होगा कि नहीं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें आता तो नहीं, टेक्स्ट में भी कम मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर हम हमारे सर से बात कर लेते थे, फिर सर भी थोड़ा सा मोटिवेशन देते थे और प्रोत्साहन देते थे, गाइडेंस करते थे, अच्छा लगता था। एक प्रश्न और, कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कितना समय दिया? फिजिक्स के लिए कितना समय, केमिस्ट्री के लिए कितना समय, बायोलॉजी के लिए कितना समय? मेरा रोज का एक गोल होता था कि 3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना। 3 घंटे के ऊपर में ही बोर हो जाता था हर एक सब्जेक्ट लेके, इसलिए 3 घंटे, लेकिन तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन तीनों सब्जेक्ट एक दिन में होने चाहिए और रिवीजन ज़्यादा होनी चाहिए नया पढ़ने से अलावा। बायोलॉजी पढ़ते समय क्या टेक्निक यूज किया आपने? किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी पढ़ने के लिए तो मतलब जो हमारी एनसीईआरटी है वो बायोलॉजी की भगवत गीता है। मतलब जो पढ़नी है एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, हाईलाइट करते करते पढ़ो, और ऐसा लगे तो उंगली रख रख के पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन पूरी एनसीईआरटी लर्न होनी चाहिए और एनसीईआरटी के सब वर्ड टू वर्ड पढ़ने चाहिए। इसलिए बायो के लिए तो एनसीईआरटी के आगे कभी जाना ही नहीं। बराबर। केमिस्ट्री के लिए क्या राय देना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री के लिए जो हमें ट्यूशन में सिखाती है उसके नोट्स, और प्लस क्या चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ के उसमें जो फैक्ट्स लगते हैं, कोई सेंटेंस लगते हैं, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके नोटबुक में लिख लेना चाहिए। मतलब क्या होता है, हम जब लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं तो हमें फिर एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, हम हमारे नोट्स भी पढ़ लेते हैं टीचर्स के, और एनसीईआरटी भी पढ़ी जाती है, तो ऐसे प्रिपरेशन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है केमिस्ट्री के लिए भी। देखिए, मतलब आदित्य का कहना पता क्या है? आदित्य का कहना है आप क्लासरूम से घर जा रहे हैं, तो क्लासरूम में टीचर ने नोट्स बनवाए आपका, उन नोट्स को आप निकालिए, उसी समय साथ साथ एनसीईआरटी की किताब निकालिए, एनसीईआरटी पढ़कर उस नोट्स को अपडेट कर लीजिए, और अपने हाथों से क्यों लिखिए? क्योंकि लिखने से याद होता है। आपको याद हुआ, बाद में जब मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तब आपके लिए एक एक दिन में 20-20 चैप्टर रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय आपके बनाए गए हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आदित्य का कहना है कि अगर आप फाइनल एग्जाम के समय, प्रिपरेशन के वक्त रिवीजन अच्छा करना चाहते हैं, तो नोट्स मेकिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है पूरे, मतलब इंडिया में बोलूंगा मैं, जगह में छोड़िए। फिजिक्स काफी हार्ड सब्जेक्ट होता है, या फिजिक्स में नंबर कम आते हैं इसलिए लोग कहते हैं फिजिक्स हार्ड होता है। तो क्या लगता है कि फिजिक्स में नंबर कम आने के लिए, मार्क्स कम आने के लिए तैयारी रिस्पॉन्सिबल है, या एग्जाम में टेम्परामेंट प्रॉपर मैनेज ना कर पाना और आखिरी में क्वेश्चन का छूट जाना, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है? इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। जो
देखो अभी जो 11-12 का जो फिजिक्स है उसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें 10 तक क्या बनाया गया है कि हाँ नहीं ये रटो और ये लिख के आओ, ये रटो ये लिख के आओ। लेकिन नहीं, ये 11-12 के फिजिक्स में थोड़ा सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला कर्व कैसा यूज़ करना पड़ेगा, उसमें नंबर्स की प्रॉब्लम होती है, साइंस की मिस्टेक होती है। तो इसकी वजह से बच्चों को लगता है नहीं हमसे तो क्या होगा, नहीं, बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते। मैंने वैसा किया, मैंने हर रोज़ प्रैक्टिस करता था, जो सर ने सिखाया वो सब सम्स वापस घर पे सॉल्व करना, फिर वो फार्मूलाज को नहीं याद हो रहे तो सामने अपने वॉल पे चिपका लेना, फिर उनको वापस पढ़ना, उसकी वजह से फिजिक्स आएगा। और कंपैरेटिवली तो 11 का फिजिक्स हार्ड ही है, और फिजिक्स हार्ड होने के कारण अगर कोई 11 में मेहनत करता है तो फिर बाकी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम निश्चिंत हो जाता है 12 में। इसलिए फिजिक्स कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ फार्मूला लर्न चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो बस हो गया। कौन सी किताब सजेस्ट करेंगे फिजिक्स की तैयारी करते समय? फिजिक्स की तैयारी करते समय तो डीसी पांडे के आगे पीछे कुछ नहीं। डीसी पांडे एकदम अच्छी किताब है, उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी है और सम्स भी हाई लेवल के भी है, लो लेवल के भी और नीट लेवल के भी है, बिल्कुल अच्छी किताब है। ऐसा कहते हैं कि डीसी पांडे की किताब के अंदर एक सेक्शन आता है जिसका नाम है टेकिंग इट टुगेदर। बराबर। अच्छा, टेकिंग इट टुगेदर के प्रॉब्लम्स कई बार बच्चे जब सॉल्व करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उनसे हो नहीं पाते, या जितना इजीली होना चाहिए नहीं हो पाते। तो मैं जानना ये चाहता हूँ या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ, क्या वो सेक्शन टेकिंग इट टुगेदर अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है या बहुत ठीक तरह से वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या लगता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेकिंग इट टुगेदर में जो क्वेश्चंस थे वो जेई के बहुत पहले आने वाले हार्ड क्वेश्चंस और एचसी वर्मा ऐसे क्वेश्चन रहते थे। और उल्टा टेकिंग इट टुगेदर नहीं सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू वही एजेंसी के है जो एजेंसी के हम अभी टेस्ट देने वाले, नीट टेस्ट जो एनटीए, उसने तो पहले साल वो क्वेश्चन निकाले थे। तो वही क्वेश्चन अगर सॉल्व किए वो आ रहे तो क्या बात है, वही तो आएंगे ना वापस क्वेश्चन। मतलब आप कहना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सक्सेस के लिए? हाँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है या तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर? नहीं, तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर कितने एक और क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर मेरा मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, और मैथमेटिक्स ठीक ना हो पाने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नंबर फिजिक्स में ठीक नहीं आएंगे, फिजिक्स में ठीक मार्क्स ना आने के पीछे मैं सोचता हूँ कि मेरा मैथ्स ठीक नहीं है। कहाँ तक सच है कि बच्चों को मैथ्स के बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फिजिक्स में आते हैं या बेसिक लेवल के कैलकुलेशन फिजिक्स में आते हैं? अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, फिजिक्स में इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आते ही नहीं कभी। फिजिक्स में सिर्फ इतना ही फार्मूला रखो और आंसर निकालो, और उसमें भी सब मल्टीपल में डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, कभी कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगा नहीं, ज़्यादा इंटीग्रेशन भी नहीं, ज़्यादा डिफरेंशिएशन भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब कई बच्चे बोलते हैं कि हम 11th क्लास में मैथ्स लेना चाहते हैं सर क्योंकि हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, ये सच्चाई है कि कितने हद तक ये सच्चाई है, आपको क्या लगता है इस बारे में? मैंने भी लिया था 11th में थोड़ा पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैथ्स, लेकिन फिर बाद में मुझे जब 11 खत्म होने लग गई तब मुझे दिखने लग गया जो फिजिक्स में सॉल्व कर रहा था कि यार ये कुछ तो लग रहा भी नहीं है, और मैं बिन काम का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतना जो क्लास में मेरा टाइम जा रहा है उससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। और तो फिर बाद में पता चला कुछ काम का नहीं, मैथ्स लेके कुछ फ़ायदा नहीं, फिजिक्स में इतना लग रहा ही नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद हो चाहिए उतना ही लग रहा है। अच्छा, तो कौन सा मैथ्स लगता है फिर फिजिक्स के अंदर? क्या मतलब समझाएंगे कौन सा 8th क्लास के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, 9th क्लास के कौन से टॉपिक लगते हैं, 10th के कौन से लगते हैं? फिजिक्स में मतलब जो मैथ्स लगेगा मैं तो बोलूँगा फर्स्ट सेकंड का ही मैथ्स लगेगा, लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और वो अब हमें करते चाहिए, और सिर्फ सिली मिस्टेक के लिए वो ध्यान देना पड़ता है, जो प्लस माइनस के साइंस वो सब। धन्यवाद। एक प्रश्न और मेरे मन में आया है, तैयारी के समय जब हम शुरुआत करते हैं और 10th पास होकर आते हैं तो 10th के वक्त में कई बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, और पेरेंट के मन में एक सवाल होता है कि मेरे बच्चों को 96 परसेंटाइल मिले, 96% मिले, परसेंटाइल मिले, 98% मिले, कई बच्चों को 99% होते हैं, और सडन जब वो 11th में आते हैं और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कई बार उनके मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उस तरह से नहीं आ पाते। मतलब पेरेंट को आदत होती है 95%, और यहाँ कंपटीशन के पेपर जब होते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार बच्चों को 30% आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, परसेंट बोल रहा हूँ मैं। तो क्या लगता है, क्या समझना चाहिए पेरेंट को, क्या पेरेंट को सीखना चाहिए, बच्चों को क्या सीखना चाहिए इस बात से? क्या दोनों पैटर्न सेम है, 10 के मार्क्स और 11 के मार्क्स लाने का तरीका सेम है, क्या दोनों एग्जाम पैटर्न सेम होते हैं क्या? ये बताइए, आप थोड़ा गाइड कीजिए बच्चों को।
देखिए 10th का जो सिलेबस है वो इतना सा है, बहुत छोटा है, और जो नीट का जेई का सिलेबस है वो 300 गुना है उससे बड़ा। और जी जेई और नीट को क्या चाहिए, थिंकिंग चाहिए हमारी। मैंने मेरे बहुत फ्रेंड्स को देखा है जिनको 10th में बहुत कम मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया नीट, क्योंकि उनकी आईक्यू और थिंकिंग वो सब अच्छा था। कुछ मैटर नहीं करता कि हमें 10th में कितने मार्क्स पड़े, कुछ नहीं, जो परफॉर्म किया वो 11 12 में कर लिया, नीट में अच्छी प्रिपरेशन कर दी, जो मेहनत जिसने की वो आगे बढ़ गया। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन बच्चों को 10th में कम परसेंटेज आए वो घबराइए नहीं। आप ये जी, मत सोचिए कि आपके बराबर दोस्तों को ज्यादा नंबर आए, बराबर। और जिन लोगों को ज्यादा नंबर आए वो ज्यादा उछिले नहीं, नहीं, क्योंकि ये जो आपके मन में भावना है कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, इसका कोई खास ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बराबर। क्योंकि 10th एक एग्जाम है जहाँ पर रटने की बात काम आती है, और नीट और जेईई मेंस की एग्जाम वो एग्जाम है जहाँ पर आपका लॉजिकल थिंकिंग, सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल पावर और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, ये सारी बातें काम आती है। आदित्य से एक और बढ़िया प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, शुरुआत में बच्चा जब 11th में आता है, स्टार्टिंग में उसके पास चैप्टर कम होते हैं, मतलब शुरुआत हो रही है, चैप्टर नंबर 1 मिला फिजिक्स का, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मिला, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मिला, और शुरू में टेस्ट हुए तो मार्क्स अलग आते हैं। फिजिक्स के 5 चैप्टर कवर हो गए, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर कवर हो गए, बायोलॉजी के 5 चैप्टर कवर हो गए। अब 15 चैप्टर का टेस्ट होता है तो मार्क्स अलग आते हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है वैसे वैसे मार्क्स लाना मुश्किल क्यों होता है, क्या कारण होता है? सबसे बड़ा कारण है कि याद रखना, जो इतने चैप्टर होते हैं उनकी सबकी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि ये पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए कि हमें 2-3 महीने पहले सीखा हुआ चैप्टर भी याद आना चाहिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी याद आनी चाहिए, ऐसा चीज़ है। इसलिए मार्क्स सब कम होते हैं जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि दिन में रिवीजन ज़्यादा चाहिए नया सीखने के अलावा। अगर हम 100% स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 60% तो हमारी रिवीजन चाहिए और 40% हमारा नया कुछ सीखा जो आज देखिए बच्चों, बहुत बड़ी बात बोली आदित्य ने। ये बात सक्सेस के लिए मैजिकल बात साबित हो सकती है। इनका कहना है कि पढ़ाई के एक हिस्से में आपका रिवीजन कंसिस्टेंट चलना चाहिए पुराने टॉपिक का, ताकि आप भूलें ना, और दूसरा नया टॉपिक जो चल रहा है उस पर आपकी प्रैक्टिस चलना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप समझिए कि आगे पाठ और पीछे सपाट, ये वाली जो बात कही जाती है एकदम सच बात है कि हम सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे, और हमें लगेगा हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे परिणाम नहीं आए। तो परिणाम लाने के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा आदित्य की बात याद रखिए, क्या पढ़ना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आदित्य एक सवाल और मेरा, 11th का सिलेबस कंप्लीट होते होते लगभग कई बच्चे ऐसा फील करते हैं कि 11th एक बहुत बड़ा पहाड़ है, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, बायोलॉजी की कर रहे हैं, क्योंकि 10th तक बच्चा मासूम होता है, और मासूम बच्चे का सिलेबस भी मासूम होता है, छोटा सा ही होता है। छोटे से सिलेबस से इतने बड़े सागर में जब वो जाके गिरता है तो पहले तो घबरा जाता है कि बाप रे बाप इतना पोर्शन, और फिर अगर वो मोटी मोटी किताबें देखता है तो और घबरा जाता है, इतनी सारी बातें पढ़नी। तो 11th आते आते बच्चा कभी कभी फील करता है कि मुझसे नहीं होगा। तो क्या कहेंगे आपके 11th की चढ़ाई चढ़ने के बाद, 11th की तैयारी करने के बाद 12th आसान होता है, 12th में कम मेहनत लगती है, 12th में अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है, या किस तरह से आप सजेशन देना चाहेंगे, घबराना चाहिए या थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए? ये पूरा 11-12 का जो 2 साल है ये पूरा एक पहाड़ी है, और इसकी जो ये पहाड़ की पूरी जो चढ़ाई है वो सिर्फ 11 की है। 11 का एंड मतलब ये पहाड़ का पूरा टॉप है, और जब 12 शुरू होता है और जिसने अच्छे से मेहनत की है फिर उसको पूरी ढलान लगती है नीचे तक आने के लिए। इसलिए 11 में प्रिपरेशन करनी पड़ती है बहुत अच्छे से, क्योंकि 11 का फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री भी हो और बायो भी हो, सब ही थोड़ा टफ है 12 से ज़्यादा। और जो 11th में मेहनत करता है उसको थोड़ी ढील देते आते हैं फिर 12th में कि हाँ मैं अभी रिलैक्स हूँ और धीरे धीरे कर सकता हूँ। और जिसका सबसे ज़्यादा बार 11 का सिलेबस रिवाइज हुआ है, सब अच्छे से हुआ है, उसको फिर अच्छा लगता है 12th में कि नहीं मेरा अभी होगा, सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ रहे हैं मेरे। धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। एक प्रश्न और, कि आप जब 11th कंप्लीट हुआ आपका, आपने 12th की प्रिपरेशन शुरू की, तो 12th का सिलेबस लगभग कब तक आपका खत्म हो चुका था? आपने कब लगभग सारा सिलेबस लगभग फिनिश कर दिया था? 12th का सिलेबस मैंने जनवरी तक खत्म कर लिया था मेरा। पूरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर दिया? जी। केमिस्ट्री का सिलेबस कब तक खत्म हुआ था आपका लगभग? केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा दिसंबर में खत्म हुआ था। बराबर। बायोलॉजी का सिलेबस आपको कब कंप्लीट कर चुके थे? बायोलॉजी का भी दिसंबर में खत्म हुआ था। ठीक है। फिजिक्स आपने कब तक कंप्लीट कर लिया था?
फिजिक्स का थोड़ा जनवरी का एंड हो गया था मुझे खत्म करते मीनिंग ये निकला कि आपने सही तरह से खत्म करने के लिए भले समय लिया, जी लेकिन उसे पूरी तरह से थॉरोली कंप्लीट करना शुरू किया। जी। अच्छा, किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, फिजिक्स के चैप्टर को एक कोई एग्जांपल लेके समझाएं। मान लीजिए कि आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसकी पढ़ने का टेक्निक क्या रहता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए? अभी हम अगर जैसे सर ने बोला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उठाए, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पहले हमें थ्योरी अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी नहीं आए तो बाद में तो क्वेश्चन भी क्या ही समझेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी पहले उन्हें थ्योरी एक्सप्लेन करते फिर कंडीशन देते कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और नीट में भी मोस्ट ऑफ द एक दो तो क्वेश्चन थ्योरी होते हैं, इसलिए थ्योरी पहले अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से, फिर न्यूमेरिकल्स लो। न्यूमेरिकल्स पहले ईजी से शुरू करना, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाना, और उससे भी आगे नहीं गए तो चलेगा, उससे आगे फिर PYQ शुरू कर देना। आगे अगर बढ़ाना है तो आपकी मर्जी, लेकिन सब पहले आने चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, आप सजेशन देना चाहते हैं। एनसीईआरटी के बारे में क्या है? तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट? तीनों सब्जेक्ट की तो नहीं, केमिस्ट्री और बायो की तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए डीसी पांडे अगर यूज किए तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन, लेकिन डीसी पांडे पूरी अच्छे से प्रिपेयर चाहिए। कितनी बार आपने रिवाइज की थी डीसी पांडे को? लगभग कितनी बार? डीसी पांडे 5 से ऊपर तो हो ही गई थी मेरी पूरी रिवाइज। 4 से 5 बार रिवाइज हो चुकी जी। उसमें सारे क्वेश्चन रिवाइज करते थे आप, या टेकिंग यू टुगेदर के सेक्शन में इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवाइज करते थे? नहीं, मेरी आदत थी जो क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम सॉल्व करता था, तो मैं जो क्वेश्चंस में हार्ड गए थे और उनको 5-10 मिनट लगे थे, तो मैं उनको स्टार करके रखता था वो क्वेश्चंस को। तो मैं जब रिवाइज करने लगता था फिर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेता था, फिर जो स्टार मार्क नहीं है वो नहीं भी सॉल्व किए तो भी चलता था। अच्छा, मॉक टेस्ट आपने कब स्टार्ट किए करना? मॉक टेस्ट जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया तब मैंने शुरू की थी, सर के कहने के ऊपर से। फिर सर बहुत मुझे कर रहे थे कि लगा ले, इसलिए फिर मैंने लगा ली थी मॉक टेस्ट लास्ट। क्या लगता है मॉक टेस्ट फायदेमंद रहे या फिर बस ऐसी बात थी कुछ? जी, बहुत ज़्यादा उल्टा फायदेमंद रहा मॉक टेस्ट में। मुझे उल्टा बाद में लगता था क्या मैंने मॉक टेस्ट लगाई, लेकिन फिर मुझे समझने लग गया नहीं, मुझे जलगांव में रह के कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे कितनी पढ़ाई हुई। जब मेरा मॉक टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक होता था, फिर कंपेयर करता था, तब समझने लग गया कि नहीं, अपनी पढ़ाई थोड़ी तो कम हुई है, हमें और करनी चाहिए। फिर समझता है कि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन कितनी है। 2 साल में इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कभी महसूस हुआ? कभी ऐसा लगा कि दिन में तारे नजर आ रहे हैं, किसी के बारे में अच्छी फीलिंग आ रही है, या कोई दो दोस्त हो, लड़की हो, या ऐसा बीच में इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का कोई हिस्सा आपको जो छू कर गया हो, कभी ऐसा लगा हो तो बताएं। होता था 2 साल में ऐसी चीज़ें तो होनी है, क्योंकि हम ट्यूशन में जाते हैं, सब जाते हैं, तो डिप्रेशन भी उसके साथ वो तो होनी है। लेकिन अगर हमारा आंखें बंद करके सोचना कभी कभी, और हमारा गोल वापस सोचना कि नहीं, हमें तो ये गोल है, हमें हमारे माँ बाप को खुश करना है, अच्छा कॉलेज भी लाना है, तो कुछ नहीं, सब चल जाता है बाद में मन से। मतलब कुछ करने के लिए आपका टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इन शॉर्ट में, और वही आपको बार बार लीड करता है कि आगे क्या करना है बराबर। आपको। बराबर, धन्यवाद आपके लिए इस प्रश्न के लिए। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, काशीनाथ प्राउड पब्लिक स्कूल, जहाँ से 10th क्लास आप पास आउट है, आप क्या कहना चाहेंगे? उस स्कूल का क्या रोल रहा है आपकी सफलता में आज जहाँ पर आप हैं उसके? वो मेरे स्कूल का सबसे बड़ा रोल है कि उनका जो स्टडी करिकुलम था, हमारे स्टडी में पूरा महाभारत था, हमारे स्टडी में पूरा रामायण था, और वो महाभारत और रामायण की सीख की वजह से हमें वो समझ गया कि कैसे लाइफ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लाइफ में हमें हर प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। वो स्टडी करिकुलम हमारे स्कूल का बहुत अच्छा था, और हम हमेशा फेस्टिवल, सब बड़े बड़े जो हिंदुओं के फेस्टिवल थे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, उनकी सब इन्फॉर्मेशन के साथ। इसकी वजह से जो संस्कार हमें मिले वो बहुत अच्छे थे हमारे स्कूल के। अच्छा, माता पिता का क्या रोल रहा आपकी सफलता में? आप क्या कहेंगे 2 साल आपकी तपस्या में उनकी क्या तपस्या रही? मैं तो बोलूँगा जितनी मैंने तपस्या नहीं की उतनी ज़्यादा मेरे माँ बाप ने की ये 2 साल में। उनका सबसे बड़ा रोल है, जो भी मुझे अभी मिला है वो तो सब उनकी वजह से और भगवान की वजह से मिला है, बाकी कुछ नहीं। बराबर। मतलब माँ का क्या रोल कहना चाहेंगे? माता का क्या खास विशेष रोल रहा आपकी सफलता के लिए? आप मतलब माँ स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है कई बार जब हम बात करते हैं तो। बराबर है, मेरी मम्मी का तो बहुत बड़ा। अभी मेरी अगर क्लास सुबह 6:30 बजे, तो मेरी मम्मी तो 5:30 बजे उठती थी। देखो, मतलब मेरे पहले उठ जाती थी, और फिर मेरे लिए सब खाना बनाना, कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, वो सब देखती थी। और रात को भी मुझे गर्मी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सोफे पे सोएंगी, ऐसा कुछ करेंगी। इसकी वजह से सब मम्मी ने तो बहुत ही हार्ड वर्क किया है। सब मम्मी कभी मुझे भूखा नहीं देखती थी, सब इसलिए हमेशा पूछते रहते तूने कुछ खाया क्या, इतनी पढ़ाई मत कर। उसको भी अच्छा लगता था नहीं था मैं इतनी पढ़ाई कर रहा था तो।
आपने स्पिरिचुअली किस चीज़ को कनेक्ट करके रखा अपने आप? मंदिर मंदिर के साथ आप जुड़े रहे या कोई किताब पढ़ते रहे या कोई चीज़ ऐसी मोटिवेशन की फॉलो करते रहे जिसने आपको लंबे समय तक मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया? वो वैसा तो था, मेरे दादी ने पहले से ही मुझे रोज शाम को पूजा पाठ करने की आदत लगाई थी, तो उससे ही मैं कनेक्टेड रहा स्पिरिचुअली, तो मेरा बचपन से ही है। मतलब स्पिरिचुअलिज्म का रोल मानते हैं आप सफलता के अंदर? जी, बहुत तो है। माइंड स्टेबिलिटी को लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ पर बच्चे आज मोबाइल में लगे रहते हैं, जहाँ शॉर्ट की दुनिया है, जहाँ हम शॉर्ट देखना भी पसंद करते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं, आपको क्या लगता है कि लगातार मोबाइल देखने पर क्या प्रॉब्लम फेस होना शुरू होता है स्टूडेंट्स को? मुझे तो पता है, मुझे लगातार मोबाइल देखने से मेरी उल्टा मेमोरी लॉस होती थी। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने से वो सब पढ़ाई जो है वो सब भूल जाता था मैं। तो मोबाइल देखने से मुझे वो प्रॉब्लम होता था, और होता भी है सच्ची में, क्योंकि हम मोबाइल से के वो जो गाने हैं वो वापस वापस पढ़ाई करते करते वो सब दिमाग में आते हैं। उसकी वजह से हमारा जो गोल है, जो हमें पढ़ना है, वो सब याद नहीं आता, और जब मेन टाइम पे याद आना है तो उसके अलावा गाने याद आते हैं। इसलिए मोबाइल देखना तो बहुत बुरी बात है इसमें। क्या कहेंगे आप कि यूट्यूब के वीडियोस देखना एक अलग बात और प्रैक्टिस करना अलग बात, सक्सेस में ज़्यादा रोल किस चीज़ का? प्रैक्टिस का ज़्यादा अहम रोल है या वॉचिंग का ज़्यादा अहम रोल है? मैं जानना चाहूँगा। वॉचिंग से ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में हमारे सब हाथ हिलेंगे, हम खुद लिखेंगे, ब्रेन को थोड़ा कष्ट पड़ेगा, वो सब। यूट्यूब के वीडियो देखने में क्या, सिर्फ बैठ के तो देखना है, कुछ मिलता नहीं उसमें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंसेस कम यूज होते हैं, वॉचिंग में केवल हम जी। लिसनिंग वाला सेंस यूज कर रहे हैं, जबकि हम जब राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो रिकॉर्डिंग बेटर होती है, ऑन पेपर राइटिंग होती है, तो मेमोरी ज़्यादा जी। अच्छे से रिटेन कर पाती है इन चीज़ों को। ऐसा कोई डिफिकल्ट टाइम जब आपको लगा कि आप प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, आप तो मुझसे हो नहीं पाएगा, ऐसा कोई समय आया बीच में तैयारी के समय? 12th खत्म होते होते तो मुझे वो सब सिलेबस का बर्डन देख के तो लग रहा ही था कि ये होगा कि नहीं, इतना सब याद रखना है कि नहीं। लेकिन मैं फिर टीचर से बात कर लेता था, मैं भी देखता था अगर बच्चों के पिछले साल सब बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी जलगांव में लेके अगर निकल रहे, तो हम भी लगा सकते हैं ना रिजल्ट, ला सकते हैं रिजल्ट, क्यों नहीं ला सकते? अगर इतने 2 साल मेहनत की है तो बाद में भी तो मिलेगा ही फल। धन्यवाद बहुत बहुत। बाहर जाने वाले बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? आपके जलगांव में रहकर तैयारी संभव है या नहीं है? जलगांव में रहकर तो तैयारी संभव है, उल्टा बाहर जाके वहाँ पे सेट होना, वहाँ के सब नया नया, उल्टा वहाँ पे जाके ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिल जाते। उल्टा हम वहाँ पे हॉस्टल में रहते तो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं देते, यहाँ पे घर पे माँ बाप के साथ रहते, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो माँ बाप के साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर जाने से उल्टा मुझे तो नहीं लगता सिलेक्शन ज़्यादा पॉसिबल है, जलगांव में रह के हो सकता है अपने घर पे। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जलगांव में नीट की प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अच्छा मार्केट है और तैयार है कोई बिल्कुल दिक्कत जलगांव की नहीं। प्रिपरेशन के लिए। तो फिर एक आखिरी प्रश्न जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा। आप ये बताइए कि बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा होता है और तीनों सब्जेक्ट की तैयारी उनकी अच्छी होती है, तो कई बार उसके बावजूद भी मार्क्स बच्चों को कम क्यों आते हैं एग्जाम में? क्या कारण है? कई बच्चों को मॉक टेस्ट में देखा गया है 620 मार्क्स आ रहे हैं, कई बच्चे उसे 540 में कन्वर्ट कर पाए, और कई स्टूडेंट ऐसे रहे जिनके एवरेज मार्क्स 560, 70 आ रहे थे, वो 620, 30 तक पहुंच पाए। क्या क्या रीजन होता है, क्या ऐसा फैक्टर होता है एग्जाम में जिससे कि ये सब चीजें अफेक्ट होती है? एक तो एग्ज़ाम में प्रेशर भी आता है हमें, पर हम नहीं चाहते फिर भी हमारे ब्रेन को पता रहता है कि नहीं, हम लास्ट टाइम कोई तो भी एक हमारी फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो प्रेशर की वजह से, तो वो प्रेशर की हमने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं, हमें ये आने वाला है प्रेशर, हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। अगर और दूसरी बात, ये जो नीट की एग्ज़ाम होती है ये समर में होती है, तो समर के वो हीट वेव जो हॉल के रहते हैं वो अलग बात है, और नसीब में है ना कि अच्छा सेंटर मिलना चाहिए, कुछ बेंच अलग मिलता है, नीचे ऊपर होता है, सबकी प्रैक्टिस हमें चाहिए स्टार्टिंग से, और ये सब टीचर्स लोगों को पता रहता है अच्छे से। अगर हम उससे बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो सब अच्छा है। मैंने की थी इसलिए मुझे पता है, और मेरा मार्क्स अच्छा है, सब स्कोर अच्छा है। बराबर। कितने मॉक टेस्ट लगभग आपने दिए टोटल मिलाकर? मॉक टेस्ट तो मैंने टोटल 50 के आसपास मॉक टेस्ट दिए टोटल। और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट और आखिरी के मॉक टेस्ट में क्या डिफरेंस आने लगा आपका? स्टार्टिंग में तो मार्क्स कम आते ही हैं, फिर बाद में हम जैसे जैसे खुद को संभालते हैं, नहीं होगा, फिर हम और पढ़ाई करने लगते हैं, तो मार्क्स थोड़े स्टेबल होते हैं फिर बाद में, और हमें पता चलने लगता है कि ये रेंज में हमें मार्क्स आएंगे। अच्छा, आखिरी के मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स आए थे लास्ट मॉक टेस्ट में? लास्ट मॉक टेस्ट में मुझे आए थे 695 मार्क्स आए थे। और फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आए? मुझे 701।
मतलब क्या हम ये कह सकते हैं मॉक टेस्ट के एवरेज रिजल्ट जो होते हैं वही फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के आसपास होते हैं? जी वही रहते हैं उसके मतलब ये आगे कोई चमत्कार नहीं कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। नहीं। जो आपका प्रिपरेशन है अगर वो सिस्टमेटिक चलता रहा, उनके आपने एवरेज मार्क्स निकाले, तो उसके आसपास ही जाकर फाइनल रिजल्ट आता है। जी। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे सितंबर अक्टूबर के बाद में जब बोर्ड की पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड को इतना सीरियस मान लेते हैं और नीट की पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे बोर्ड की पढ़ाई करने वाले उन विद्यार्थियों को? क्या सही में बोर्ड इतना इंपॉर्टेंस या कह लो इतना ज्यादा फोकस में लाना चाहिए जिससे कि नीट की पढ़ाई छूट जाए? बोर्ड की पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं 2 साल की, वो साइंस की पढ़ाई तो हमने बोर्ड में, उल्टा बोर्ड की लेवल बहुत कम है जो हम पढ़ाई करते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, जो भी हो। तो बोर्ड में मैंने एक ऑब्जर्व किया, जो बोर्ड का पेपर मतलब लिख रहा था, अगर हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जेई नीट की तो हमें ऑटोमेटिक रिकॉल होता है बोर्ड की, तो ज़्यादा टेंशन तो लेना ही नहीं चाहिए। और अगर पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि बोर्ड की तरफ ध्यान दे, तो उनको बोलना चाहिए कि नहीं, हमारे आप टीचर से बात करो, वो बोलेंगे आपको कि नहीं, बोर्ड की इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, हो जाता है बोर्ड का। और वैसे भी मार्क्स तो मैटर करते ही नहीं है अगर आप नीट दे रहे हो तो बोर्ड के। क्यों मैटर नहीं करते? मतलब कॉलेज के एग्जाम में या एडमिशन के वक्त में कोई रोल प्ले नहीं बोर्ड का आपके हिसाब से? बोर्ड का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा देखिए बच्चों, बोर्ड का कोई रोल प्ले नहीं होता है और उस बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम अपने करियर के एग्जाम को साइड में रख देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कॉलेज सिलेक्शन जिस एग्जाम से होता है वो नीट के एग्जाम। अच्छा कॉलेज जिस मार्क्स से मिलता है वो आपके नीट का पेपर है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोर्ड में फेल हो जाएंगे। कैसे हो सकता है एक बच्चे को 600 मार्क्स आ रहे हैं? 600 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट को फेल होने का डर नहीं होता, और जिसको फेल होने का डर होता है मुझे नहीं लगता वो मार्क्स लगा। तो मॉक टेस्ट की तैयारी करना एक बहुत सक्सेस का अहम हिस्सा होता है जहां पर हम तैयारी कर रहे होते हैं, और ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी पार्ट होता है। और फिर भी अगर मैं आदित्य से पूछना चाहूँ कि आप फाइनली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक 2 मिनट के अंदर कि तैयारी कैसे करें और कैसे खत्म करें, इस बात को कंक्लूड कीजिए आप। अगर किसी को भी डाउट होगा कि तैयारी हम कैसे करने वाले हैं और कोई 11 स्टार्ट होगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। सिर्फ हमारे टीचर्स जो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, कब कैसा करना है, सिर्फ उनकी बात फॉलो करो, उसके आगे तो कुछ नहीं। वो सब तो हम अपने अच्छे के लिए बताएंगे, हमारे बुरे के लिए तो कभी बताएंगे नहीं। और उनको भी रिजल्ट चाहिए रहता है और हमें भी तो अच्छा कॉलेज चाहिए, इसलिए जो हमें टीचर्स बोलेंगे वही करना। और अगर कोई डिप्रेशन भी आया, कुछ प्रॉब्लम आया कि नहीं होगा वैसे, तो कोई सीनियर से बात कर लेना जो अच्छे मार्क्स लाए, वो बराबर गाइड करते हैं। और नहीं तो फिर तो मम्मी पापा है, मम्मी पापा से बात करके तो सबसे अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए। आपके इस कम्युनिकेशन से बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी और उन्हें सीख के साथ साथ में भी समझेगा तैयारी के समय क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आते हैं। धन्यवाद। और मैं सभी पेरेंट को और बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तपस्या आपके माता पिता को करनी पड़ेगी, तपस्या आपके शिक्षक को करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है 2 साल की तैयारी में, वो ये है कि सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, मेरी आंखों के सामने घूमता रहे जो मुझे चाहिए। जो मुझे चाहिए वो घूमता रहे मेरी आंखों के सामने। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर जो चीज आपके दिमाग में लगातार लंबे समय तक होती है वो आपके जीवन में घटित होकर रहती है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे होने के विचार आपके अंदर होना चाहिए। आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ा प्राप्त करने के विचार आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब विचार होंगे तो सृष्टि का निर्माण वैसा ही होगा और हमारे विचारों के कारण हमारे एक्शन भी वैसे होना शुरू होंगे। और जब हमारे थॉट प्रोसेस और एक्शन का कॉम्बिनेशन कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ दिया जाए और हम फिनिश लाइन तक अपने आप को लगाकर संभाल कर रखें, तो मुझे लगता है भाग्य को भी मजबूर होकर आपके साथ में जुड़ना होता है, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। इसी भावना के साथ में ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। आप मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, और हमारे जैसे शिक्षकों की कोई भी जरूरत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।